हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाई सबसे पहले तो आपसे दो बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे। कल पेपर भी है ना, लास्ट वीडियो है, शायद छोड़ दें कि मैट्रिसेस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है या इजी है, हम कर लेंगे जो भी है। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा गाइज, ऑल द बेस्ट। पेपर में भैया आग लगानी है, कल आग। वैसे तो तुम लगा ही दोगे, मुझे पता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। आपको नहीं आता तो दुनिया में किसी को नहीं आता होगा, बात ख़त्म। बहुत पढ़ लिया यार हम, ठीक है ना। जो तुमसे नहीं हो रहा वो किसी से कहाँ होगा, ठीक है ना। 2-4 नंबर कम भी आ रहे होंगे, अबे कट ऑफ ही गिर जाएगी इस बार। जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता होगा। गलती कहाँ होगी कि जो आता है वो हम गलत कराएं, ठीक है ना। वो गलत नहीं करके आना। तो उसके लिए पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि भैया आज रात को अच्छी सी नींद लेना, ताकि जो दिमाग है अपना फुल पावर चलेगा ना। जो हमने पहले पढ़ाई की है, सारा का सारा दिमाग जो है उस चीज़ को प्रोसेस कर पाए। कोई नया क्वेश्चन भी देखें हम उसको उड़ा दें, ठीक है। अगर दिमाग फुल पावर नहीं चल रहा होगा तो कैसे काम करोगे, थका हुआ दिमाग से जाओगे पेपर देने। तो अच्छी सी नींद लेके एकदम रिलैक्स होके जाना है। दिमाग फुल पावर चलेगा, क्वेश्चन सारे उड़ेंगे, उड़ा दोगे तुम, बात ख़त्म, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। बाकी क्या लक यार, यू गाइज डोंट नीड लक, यू हैव माई लव, ठीक है। लव यू। फाड़ के आना पेपर। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लो तसल्ली से। पढ़ लिया है तो शुरू करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन माना के मैट्रिसेस का है, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से किया जाना चाहिए, बट यार पेपर एमसीक्यू है भाई, मैं टाइम क्यों ख़राब करूँ, मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है ये, टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन, कि भैया औरतों के लिए टॉयलेट बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। गांव वगैरह के लिए बात हो रही है, क्योंकि वहाँ टॉयलेट्स नहीं होते, खुले में जाना होता है तो दिक्कत रहती है। तो औरतों के लिए कह रहे हैं कि टॉयलेट बनाने चाहिए। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि 3 विलेजेस थी एक्स वाई और जेड, और वहाँ पे उन्होंने 3 तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए हाउस कॉल्स करवाए, कुछ ईमेल्स भेजे उनको, कुछ अनाउंसमेंट्स करवाई कि भैया बनवाओ टॉयलेट, ठीक है। अब ये जो उन्होंने 3 काम किए हैं, अब ये फ्री में तो होंगे नहीं, है ना, कि घर घर लोगों को भेज रहे हैं तो वो लोग पैसे भी तो लेंगे, जो लोग जा रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो जो उन्होंने हाउस कॉल्स करवाई हैं उनका खर्चा है 50 रुपीज़ पर हाउस कॉल, है ना। ईमेल का खर्चा है 20 रुपीज़ पर ईमेल। अनाउंसमेंट का जो खर्चा है वो 40 रुपीज़ है, ठीक है। और ये जो 3 विलेजेस हैं एक्स वाई और जेड, उन्होंने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं। जो पहली विलेज है उसमें उन्होंने 400 अटैम्प्ट किए, यानी 400 हाउस कॉल्स के अटैम्प्ट किए। 300 उन्होंने वहाँ पे ईमेल्स भेजी, और 100 उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी की डिटेल भी दे रखी है ये, कि जो अपना दूसरे वाला जो विलेज है उसमें 300 हाउस कॉल्स, 250 ईमेल्स और 75 अनाउंसमेंट्स करवाई। ऐसे तीसरे वाले में 500 हाउस कॉल्स, 400 ईमेल्स और 150 अनाउंसमेंट्स करवाई, ठीक है। आगे कह रहा है, ऑल्सो द चांस ऑफ मेकिंग टॉयलेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 अटेम्प्ट ऑफ गिवन मॉड्स इज दिस, कि भैया देखो ऐसा तो है नहीं ना कि जो भी हमने हाउस कॉल करवाई है या ईमेल भेजी है तो हमारी बात लोग झट से मान जाएंगे, है कि नहीं। लोग तो ढीठ होते हैं, कि नहीं। हम ही ढीठ है भैया, हमें कस्टमर केयर का कॉल आता है, हम कौन सा उनकी सारी बातें मान लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया जो हाउस कॉल है ना, उसके जो सक्सेस रेट है वो 2% ही है। कि जैसे आपने 400 हाउस कॉल्स करवाई इस विलेज में, तो ये थोड़ी है कि 400 के 400 लोग टॉयलेट बनवा देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2% सक्सेस रेट है, कि 2% चांस है कि टॉयलेट बन जाएंगे। 400 में से सिर्फ 2%, यानी 400 हाउस कॉल्स करवाई तो सिर्फ 8 टॉयलेट बनने की उम्मीद है बस। ऐसे ही ईमेल का जो सक्सेस रेट है वो है 4%, और अनाउंसमेंट का जो सक्सेस रेट है वो है 20%, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन विलेज एक्स, कि भैया विलेज एक्स में कितना खर्चा आया है टोटल, ये बताना है ना। तो वैसे तो ये मैट्रिक्स बना के करना चाहिए क्वेश्चन भैया, प्रॉपर सब्जेक्टिव आता है तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बनी हुई है तो मैं टाइम क्यों ख़राब करूँ, ये एक मैट्रिक्स बन जाती है ना, ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की। और ये हम एक कॉस्ट की मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पे ऐसे 50, 20 और 40, है ना। ये जो हमारे 3 मोड्स हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड। मोड समझ रहे हो ना, यही हाउस कॉल, ईमेल और अनाउंसमेंट, ये उनका खर्चा है। तो अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल खर्चा आ जाएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई करके लिख लो, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या आ रहा है,
मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये जो तीनों विलेज हैं यहाँ पे कितना कितना खर्चा हुआ है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 400 इंटू 50 यानी 20,000 प्लस 300 इंटू 20 यानी 6,000 प्लस 100 इंटू 40 यानी 4,000, टोटल 30,000 हो जाएगा। सही है ना, 30,000 हो गया। फिर इसको इससे करूँगा, कितना हो जाएगा, 300 इंटू 50 यानी 15,000, 250 इंटू 20 यानी 5,000 और 75 इंटू 40 यानी 3,000, है ना, टोटल 23,000 लग रहा है ना। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना भाई, बाकी करते करते भी आइडिया हो जाएगा, ऑप्शन दिख जाएंगे, है ना। अब इस रो को इस कॉलम से करूँगा तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे करूँगा 25,000, इसको इससे करा 8,000 और इसको इससे करा तो 6,000, 39,000 हो गया, है ना। अब क्या पूछा इसने पूछा है भैया एक्स विलेज पे कितना खर्चा हुआ है, देख लो 30,000 हुआ है, मार्क करो। अगले में पूछ रहा है वाई विलेज में कितना खर्चा हुआ है, 23,000। अगले में पूछ रहा है जेड विलेज पे कितना खर्चा हुआ है, 39,000। अगले में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रमोशन इन विलेज एक्स, कि विलेज एक्स में हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉयलेट बन जाएंगे। तो ये सक्सेस रेट दे रखा है ना अपने को, 2%, 4%, 20%। तो इस बार ही हमने यहाँ पे क्या निकाला था, कॉस्ट निकाला था, है ना। अब देखते हैं कितने टॉयलेट बनेंगे। तो इस बार एक नई मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें हम सक्सेस रेट लिख लेते हैं ना, 2%, 4% और 20%। 20% अनाउंसमेंट्स का बड़ा फ़र्क पड़ रहा है भाई लोगों पे, है ना। ये हमारे जो मोड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये उनकी सक्सेस रेट है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा विलेज एक्स में हमारा क्या सक्सेस रेट है, वाई में क्या है, जेड में क्या है, कितने कितने टॉयलेट बन सकते हैं ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा देखो, 400 का 2%, 400 का 2% तो 8 ही हो गया, सिंपल है ना। 300 का 4% हो गया 12, 100 का 20% तो 20 ही होता है। कितना आ गया भाई, 40 आ गया क्या, 40 आ गया ना। आगे अब इसको इससे करूँगा मल्टीप्लाई तो 300 का 2% हो गया 6, 250 का 4% कितना हो गया भाई, 250 का 4% 10 हो गया, है ना। और 75 का 20% हो गया मेरे भाई 15, 75 का 20% 15 होता है, हाँ, ऐड होके आ गया 31। फिर हम इसको इससे करेंगे, पूछा भी है एक्स और जेड का पूछा है, जेड चाहिए, ठीक है, इसको इससे कर लो भाई। 500 का 2% हो गया मेरे भाई 10, 400 का 4% हो गया 16, 150 का 20% हो गया 30, टोटल आ गया 56। सही है। तो यानी जो एक्स विलेज है उसमें 40 टॉयलेट बनने की उम्मीद है हमें, है ना। और जो जेड विलेज है उसमें हमें 56 टॉयलेट बनने की उम्मीद है। बाकी उम्मीद पे दुनिया कहाँ है, मैं देखो कितने बनेंगे। चलो अगली केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रस्ट फंड है, ठीक है, उसमें 35,000 है उनके पास, जो उनको इन्वेस्ट करने हैं 2 बॉन्ड्स में, एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई 2 बॉन्ड्स हैं जहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ प्रॉफिट आ जाए। जो एक्स बॉन्ड है वहाँ पे 8% इंटरेस्ट आता है, सॉरी 10% इंटरेस्ट आता है एक्स बॉन्ड में। जो इंटरेस्ट आएगा वो लोग क्या करेंगे, एक ओल्ड एज होम है वहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना, वहाँ पे डोनेट कर देंगे उसको। और जो वाई वाला अपना बॉन्ड है वहाँ से 8% इंटरेस्ट आएगा, उसको वो WWE को कर देंगे डोनेट। WWE नहीं है भाई, WWA है, ठीक है, उसको डोनेट कर देंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो मैट्रिक्स का साइज़ होना चाहिए 1x2, यानी 1 रो और 2 कॉलम। और जो बी मैट्रिक्स है वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उसका ऑर्डर होना चाहिए 2x1। अब ये कह रहा है भैया फर्स्ट पार्ट को पढ़ो और आंसर दो। चलो क्या कह रहा है देखो, इफ़ ₹15,000 इज़ इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स, कि भैया बॉन्ड एक्स में 15,000 इन्वेस्ट किए। ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमारे पास टोटल 35,000 था अमाउंट। अब वो कह रहा है एक्स में हमने 15,000 इन्वेस्ट किए, तो ऑब्वियस है वाई में बाकी जो बच गए 20,000 वही इन्वेस्ट करूँगा, है ना, क्योंकि टोटल 35,000 थे तो वाई में इतने कर दिए। अब मेरे को जो ए मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर रखना है 1x2, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता है ना, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो 2x1 है। तो आंसर ये दोनों में से कोई हो सकता है, इसको देख लूँ पहले। एक्स में 15,000 और वाई में 20,000 सही है, ए मैट्रिक्स तो सही बनी हुई है। बी को भी देख लेता हूँ,
बी जो थी वो इंटरेस्ट रेट दिखा रही है ना, एक्स का इंटरेस्ट रेट क्या था 10% और वाई का 8%। 10% मतलब 10/100 ना, ये तो पता ही है 0.1 हो गया। 8% मतलब 8/100 यानी 0.08। तो एक्स पे इतना इंटरेस्ट, वाई पे इतना इंटरेस्ट। सही है भाई, बी सही है, ठीक है ना, बी परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ 15,000 इज़ इन्वेस्टेड इन एक्स, वो तो ये पहले भी कह चुका है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको। तो सिंपल है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इंटरेस्ट भैया। टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा। 15,000 का 1% तो बहुत ही कम हो गया भैया। 15,000 का 1% तो 1,500 रुपये हो गया है ना। आगे क्या कह रहा है वो, 20,000 का 8%, ये 1,600 रुपये हो गया। तो टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमको 3,100 आ रहा है। सी ऑप्शन हो गया, सही है। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ़ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन्स एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3,200। इस बार कह रहा है इंटरेस्ट अगर टोटल हमें 3,200 आ रहा है तो हमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है ना। कह रहा है अगर हम चाहते हैं, मान लो, वैसे तो ये कह रहा है आ गया 3,200, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी ये बताना है। अब हमें तो पता नहीं कितनी करी होगी, है ना, तो हम इसमें थोड़ा सा अज्यूम करके काम करेंगे, इसको हटा देते हैं। हम मान लेते हैं उसने इस बार जो एक्स बॉन्ड है और वाई बॉन्ड है, जो एक्स है और वाई है, कि एक्स बॉन्ड में उसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए और वाई बॉन्ड में कितने करेगा। टोटल उसके पास अमाउंट था 35,000। एक्स यहाँ इन्वेस्ट करे तो जो बच गए, कितना अमाउंट बच जाएगा, 35,000 माइनस दिस, वो सारा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा सेकंड वाले बॉन्ड में ना। 35,000 माइनस एक्स, समझ गए ना भैया। हमने मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में एक्स रुपये इन्वेस्ट हुए, तो सेकंड बॉन्ड में हो जाएंगे 35,000 माइनस एक्स। इंटरेस्ट रेट तो वही है जो था, इंटरेस्ट रेट तो वही है ना जो था। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई और प्रॉफिट के इक्वल रख देंगे कि जो हमको इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,200, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख देते हैं। कितना आ गया देखो, 0.1 इंटू एक्स हो गया ना, 0.1 इंटू एक्स प्लस, अब इसको इससे करूँगा तो 8% ऑफ 35,000, 8% ऑफ 35, तो ये हो जाएगा 350 इंटू 8, 2,800 हो जाएगा, है ना, 2,800 हो जाएगा, सही है। और दिस इंटू एक्स 0.08x, ठीक है। तो 0.1 माइनस 0.08 कितना आ गया भाई, 0.02x इज इक्वल्स टू, ये 2,800 वहाँ जाके माइनस हो गया तो रह गया 400, सही है। तो x क्या आ गया 400/0.02, ठीक है। कितना आ गया मित्रों, 20,000 आ गया ना, 20,000 आ गया, सही है। यानी उसको जो हमारा एक्स बॉन्ड है उसमें 20,000 इन्वेस्ट करने चाहिए, तो वाई में कितना करेगा, 20,000 माइनस किया 15,000, तो एक्स में 20,000, वाई में 15,000, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बोथ बॉन्ड्स गिवन बाय, कि भैया टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट तो सिंपल है, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, यही तो कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं कब से, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से, है ना, ए इंटू बी, सिंपल है ये तो। आगे क्या पूछ रहा है, इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू ओल्ड एज होम इज़ 500 देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वाई। अच्छा, इस बार इसने गेम चेंज कर दी थोड़ी सी। कह रहा है अगर 500 रुपये ओल्ड एज होम को गए हैं, ओल्ड एज होम को देखो कौन से वाला जा रहा था अपना, ओल्ड एज होम को जा रहा था जो एक्स से इंटरेस्ट आ रहा है, कितने परसेंट, 10%, और वो कितना जा रहा है 500 रुपये, है ना। तो भैया मान लो हमने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट करे और वहाँ से हमको 10% इंटरेस्ट आया, 10% ही तो आ रहा है ना इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमें कितना आ गया 500 रुपये, ठीक है। सिंपल होगी कहानी है तो एक्स हो गया 5,000, यानी हमने बॉन्ड एक्स में कितना इन्वेस्ट किया है 5,000, तो बॉन्ड वाई में कितना करूँगा, टोटल 35,000 थे ना, तो 5,000 जब बॉन्ड एक्स में करे तो बॉन्ड वाई में कितने करूँगा 30,000, सिंपल, कितने करूँगा 30,000, हो गया भैया, ठीक है। चलते हैं अगली केस स्टडी की ओर। ये है बच्चों अगली केस स्टडी,
अब ये ना, ये जो कहानी लिखी हुई है इसको पढ़ के ना बच्चे डर जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो कुछ नहीं है, ये आपको सिखा रहा है भैया कि प्लस माइनस कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आप इसको मत पढ़ो ना, आपको आता तो है प्लस माइनस करना, तो इसको पढ़ो ही मत, आप परेशान मत हो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ो वैसे ही हो जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। ये ऊपर का ड्रामा पढ़ के परेशान नहीं होना, नीचे तक देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भैया ये 4 मैट्रिक्स दे रखी हैं, बस इनको पढ़ो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करो। ये भला कोई क्वेश्चन हुआ बताओ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया है ना, कितना आ गया 10 - 7 3 आ गया। तो पहले एलिमेंट से ही पता लग गया ये आंसर है, बाकी क्यों करूँगा, है ना। टाइम भी तो बचाना है ना पेपर में भैया, मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है। आगे का पूछ रहा है इफ़ ए एंड बी आर एनी अदर 2 मैट्रिसेस। मान लो ए और बी कोई भी मैट्रिक्स होती और ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर सकता है। बी ए विल बी इक्वल टू ए बी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वल क्यों होंगे भैया, अलग भी हो सकते हैं। बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये सही बात है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। सी बात जो है अपने को सही लगी, है ना। चलो आगे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड सी इन द मैट्रिक्स डी। ये जो डी मैट्रिक्स है इसमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है, सच दैट, ये दैट लिखा है, ठीक है, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज़ ज़ीरो। सी डी माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो सी डी माइनस ए बी क्या गिवन है, ज़ीरो। तो सी इंटू डी इक्वल्स टू ए इंटू बी हो गया, है ना। ये उधर चला गया। अब सी और डी जो मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लें। सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2a + 5c, है ना, 2a + 5c। और फिर इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 2b + 5d। थोड़ी सी और जगह बना लें, ये आ जाएगा 2b + 5d। फिर इसको इससे करेंगे तो 3a + 8c। और फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3b + 8d इज इक्वल्स टू ए बी रखना है ना। ए बी तो हमने निकाला ही था अभी, ये तो रहा 3 0 43 22। अब इसने वैल्यू पूछी है ए और सी की, बी और डी की भी पूछ रहा है, आगे तो सारी निकालनी पड़ेगी, है ना। पर यहाँ पे इतने परेशान होने की बात नहीं है, देखो करने को आप पूरा सॉल्व कर सकते हो कि भैया यहाँ से आपको इक्वेशन बनती हुई दिख जाएंगी कि 2a + 5c किसके इक्वल है, 3 के, है ना। इक्वेशंस बन जाएगी, लिख दूँ, देखो 2a + 5c जो है वो 3 के इक्वल हो गया, एक इक्वेशन दिख गई। दूसरी 3a + 8c किसके इक्वल हो गया, 43 के। 3a + 8c जो है वो 43 के इक्वल हो गया। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके इजीली क्या कर सकते हैं, ए और सी निकाल सकते हैं, है ना। इतना तो सीखा है हुआ है 10th में। बाकी एक काम और कर सकते हो आप, अगर आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप ये वैल्यू पुट करके देख लो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है कि नहीं। बाई चांस अगर ये दोनों वैल्यू पुट करके 3 आ गया तो ये सही हो सकता है, ऐसा नहीं है इसी को मार्क कर देना। बाई चांस ये पुट करके इसमें 3 आ रहा है तो इसको फिर इधर भी पुट करना है, 43 आना चाहिए। मान लो ये यहाँ पुट करके 3 नहीं आ रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये भी पुट करके मान लो नहीं आ रहा है, गलत है। अगर कोई पुट करके एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हो सकता है उसको दूसरे में भी पुट करना है। कभी कभार क्या होता है कि आपने पुट करा, गलत आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गलत आ गया, गलत आ गया, एक ही सही आ रहा है तो दूसरे में डाल के क्या करूँगा, है कि नहीं। बाकी वैसे तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व भी कर लोगे तो बेटर रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपने करा हो तो, ठीक है। तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ABCD तो आप निकाल ही लोगे। आंसर बता देता हूँ मैं ना। ए की वैल्यू जो है -191 है और सी की 77 है भाई। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, केस स्टडी बना के दे दिया है। बी और डी की वैल्यू जो है वो भी भाई क्या है, -110 और 44 है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, बी + डी निकालो। तो जब अपने को डी मैट्रिक्स पता लग गई है और बी पता लग गया है तो उनको ऐड तो कर ही लूँगा। बी कहाँ पता चली है, ये ABCD पता लग गया ना, तो इसको यहाँ पुट करो और बी और डी को ऐड कर दो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, आंसर बता रहा हूँ ताकि आप खुद निकाल के चेक कर लेना। टाइम ख़राब करने की ज़रूरत थोड़ी है हमें, है कि नहीं, इतना है भी नहीं अपने पास। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इस केस स्टडी में क्या कह रहा है कि भैया 2 फैमिलीज़ हैं A और B, ठीक है।
पहली जो फैमिली है उसमें 4 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 4 बच्चे हैं, और दूसरी जो फैमिली है उसमें 2 आदमी हैं, 2 औरतें हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक है। और द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर अ मैन, एक आदमी इतनी कैलोरी लेनी चाहिए एक आदमी को, ठीक है, खानी चाहिए दिन में खाने में, एक औरत को इतनी कैलोरी खानी चाहिए, और एक बच्चे को इतनी कैलोरी खानी चाहिए। प्रोटीन का भी दे रखा है कि एक आदमी को इतना प्रोटीन खाना चाहिए पर डे, औरत को इतना प्रोटीन खाना चाहिए, और चिल्ड्रन एक बच्चे को इतना प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है अपने को। अब क्या पूछ रहा है पहले में, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच पर्सन इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसमें हमें क्या बताना है कि वो जो बंदे हैं, आदमी औरत और बच्चा, उनको कितना कैलोरी प्रोटीन लेना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाओ। तो यहाँ से पढ़ के ही तो करना है हमको। कैलोरी का लिखा तो था, देखो कहाँ था, कैलोरी थी इतनी आदमी के लिए, इतनी औरत के लिए, इतने बच्चे के लिए, 2400, 1900 और 1800। सही है, 2400, 1900, 1800। किसी और ऑप्शन में भी है क्या? ये इधर भी है यार, है ना, ये दोनों सही है। ये तो गलत ही दिख गए ना सीधे सीधे, ये तो गलत दिख गए, क्योंकि कैलोरी मैन के लिए 2400 चाहिए, औरत के लिए 1900, बच्चे के लिए 1800। यहाँ पे भी सेम है। प्रोटीन देख लेते हैं, प्रोटीन से पता लग जाएगा। प्रोटीन कितना चाहिए? 45 ग्राम चाहिए आदमी के लिए, तो यही सही हो गया ना, इसमें नहीं है ना 45, गलत हो गया ये भी, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया अपना ये, तो ये बना दी हमने मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि एक आदमी, औरत और बच्चे को कितना कैलोरी और प्रोटीन खाना चाहिए। आगे क्या पूछ रहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी ऑफ फैमिली ए, फैमिली ए को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब या तो आप भैया बार बार कैलकुलेट करो, या आप एक काम करो, इधर ना फैमिली में जो लोग हैं उसकी भी एक मैट्रिक्स बना लो, कितने कितने लोग हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे कर लेंगे, जगह है, हाँ है। देखो जो हमारे पास फैमिलीज़ हैं उसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए और बी 2 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उसमें मेन, विमेन और चिल्ड्रन कितने कितने हैं वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पहली फैमिली में कितने हैं भैया? 4, 4 और 4, सही है, सब 4 है भैया, 4, 4, 4। दूसरी फैमिली में कितने लोग हैं? 2, 2 और 2, सही है, 2 आदमी, 2 औरतें और 2 बच्चे। और दूसरी जो हमारी मैट्रिक्स थी जिसमें इनटेक था, इनटेक कह लेता हूँ उसको, है ना, इनटेक, आए मत लिखो यार, आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, क्या जा रहा है यार, ठीक है। बी मैट्रिक्स लिख लो, पी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये मैट्रिक्स क्या दिखा रही है कि कितनी कैलोरी और प्रोटीन चाहिए उनको, है ना, किसको? मेन, विमेन और चिल्ड्रन को कितना कितना चाहिए, ये हमने बना तो रखी है यहाँ पे, 2400, 1900 और 1800, 2400, 1900 और 1800। और प्रोटीन कितना चाहिए? 45, 55 और 33, 45, 55 और 33, सही है ना, हाँ सही है। अब देखो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा ना ए फैमिली कितनी कैलोरी खाती है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा मैं F इंटू पी, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी, है कि नहीं? इतना तो आता ही है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ए फैमिली और बी फैमिली कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन खाती है, ठीक है, आ जाएगा। तो भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, 96, 76 और 72, ये आ जाएगा 24400, हाँ 24400। अब इसको इससे करेंगे, मैं वीडियो पॉज करके कर लेता हूँ यार, फिर प्ले कर दूंगा, ठीक है, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो ये आ रहा है 532, 12200 और 266, ठीक है। तो पता लग गया कौन सी फैमिली कितनी कैलोरी कितना प्रोटीन खा रही है, आंसर दे दो बस। कह रहा है फैमिली ए कितनी कैलोरी खा रही है, फैमिली ए कितनी कैलोरी खा रही है भाई, इतनी, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फैमिली बी की कितनी है, फैमिली बी कितना प्रोटीन खा रही है, 266, सही है, सी हो गया। और क्या पूछ रहा है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल टू बी है, बी ए इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले MCQs में भी करा चुका हूँ, कोई नहीं फिर भी करा देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में
स्टैंड अलोन भी आ सकता है, ठीक है। इसका वैसे भी इस केस स्टडी से कोई लेना देना तो है नहीं, हमें दे दिया इन्होंने। देखो क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी, बी ए इक्वल्स टू ए, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई ए इंटू ए, और ये जो बी स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू बी, करेक्ट है। अब ये देखो ए इंटू ए लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है अपने को। देखो ए की जगह हम लोग बी ए लिख सकते हैं ना, ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो इस वाले ए को मैं बी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, बी ए। तो ये हो गया ए इंटू बी ए, ठीक है। ऐसे ये बी इंटू बी लिखा है तो बी को मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो मैं इस वाले बी को क्या लिख रहा हूँ, ए बी। इस वाले बी को लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वही है, स्मार्ट वर्क चाहिए इस क्वेश्चन में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है एसोसिएटिविटी होती है कि भैया 3 मैट्रिक्स ऐसे लिखी हैं तो आप ज़रूरी नहीं है बाद वाली 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, आप आगे वाली 2 को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है ना। इन 2 को भी कर सकते हो, ऑर्डर चेंज नहीं करना बस, हाँ पहले इन 2 को मत कर देना, गलत हो जाएगा। इन 2 को आप कर सकते हो, तो मैं इन 2 को कर रहा हूँ। करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ताकि समझ आए कर क्या रहे हैं। तो हमने ये थोड़े से ब्रैकेट्स दिखा दिए कि पहले हम इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाली एज इट इज़ छोड़ दी, ऐसे ही इन 2 को कर रहे हैं। तो ये आ गया जी बी ए इंटू बी, ठीक है ना। इन 2 को एक साथ ले लिया, ये बी एज इट इज़ चिपका दी। अब ए बी जो है मेरे भाइयों वो बी है, लिख दूँ, ए बी की जगह बी लिख दिया, ठीक है। इस वाले ए बी को मैंने बी लिख दिया, और ये वाला जो ए रह गया वो तो लिखना पड़ेगा, लिखो भाई। प्लस इस वाले बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो इस बी ए की जगह मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला बी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अब ये फिर से बी ए आ गया, और बी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए, लिखो। और ये क्या आ गया, ए बी, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, बी, लिखो। देखो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट को समझाने के लिए जगह चाहिए तो ये हटा देता हूँ। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा। सिंपल कहानी है, तो बी सी ए कह रहा है ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा। तो भैया बी का ऑर्डर भी पता है आपको, सी का ऑर्डर भी पता है, और ए का ऑर्डर भी पता है। बी का ऑर्डर क्या है, ये रहा, एन इंटू पी, एन इंटू पी। सी का ऑर्डर भी पता है, पी इंटू क्यू। और आपको ए का ऑर्डर भी पता है, ए का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, ठीक है। तो सबसे पहली तो मेरे बात भाइयों ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हो गया, तो पहले से इक्वल है, बढ़िया हो गया काम। और इनका प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे, यानी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एम के। क्यू और एम के होने चाहिए मेरे भाइयों, इक्वल होने चाहिए, तभी हो पाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए हो गया, सही है। चलते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो इस केस स्टडी में क्या कह रहा है, एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है हर रोज़, है ना। 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो। द प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज़ 45 टन। टोटल जो प्रोडक्शन है उनकी तीनों प्रोडक्ट्स की मिला के 45 टन्स है। इट इज़ फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बाई 8 टन्स, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी है आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है। कह रहा है भैया अगर x, y और z इतने इतने टन्स जो है उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। देखो फर्स्ट वाले के x टन्स बनाए, सेकंड वाले क्वांटिटी बनाई y टन्स, और थर्ड वाले की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है, z टन्स। टोटल क्वांटिटी हमें पता है 45 टन्स प्रोड्यूस की है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है भैया वो हो गया 45। ये तो पहली इक्वेशन बन गई, तो ये तो सही है ना। आगे एक बात उसने बोली है ये देखो ये बोला है द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, यानी z की जो प्रोडक्शन है एक्सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट बाय 8। थर्ड वाला यानी z जो है फर्स्ट वाले यानी x से 8 ज़्यादा है, ये हो गया ना। तो ये भी सही है, देखो ये भी सही है, यही तो है ये। अच्छा आगे क्या कह रहा है ये, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की जो टोटल प्रोडक्शन है यानी x और z का जो सम है वो क्या है, ट्वाइस है सेकंड प्रोडक्ट के, यानी कि y का डबल है वो। ठीक है, तो इस y को अपन इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ये
x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही सही हैं यार। आंसर डी हो गया, सही है। बढ़ते हैं आगे। तो अगले पार्ट में ये पूछ रहा है भैया, पहले इसने दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है, देन इन्वर्स ऑफ दिस है। इन्वर्स ही तो दिया हुआ है, ये इन्वर्स ही पूछ रहा है, पागल हो गया क्या? अच्छा 1/6 को मल्टीप्लाई करना है बस हमें अंदर, वाह। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें दिया हुआ है, यही पूछ रहा है ये। तो इस 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। तो क्या आ गया ये ऊपर 1/3 1/3 1/3, यही दिख रहा है आंसर, है ना। इसको नीचे भी देख लेते हैं एक बारी। 1/2 0 माइनस 1/2, ये 1/6 माइनस 1/3 1/6, ये हो गया। ये क्या क्वेश्चन था? अब तो था भाई। आगे कह रहा है x इज़ टू वाई इज़ टू जेड कितना होगा, एक्स वाई जेड की रेशियो बतानी है। अब देखो मेरे भाइयों, कुछ तो ये तरीका है कि आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो मैट्रिक्स मेथड से। अब पर मेरा काम है आपका टाइम बचाना पेपर में, है ना। कि भैया मैट्रिक्स मेथड अगर सीखने का दिल कर रहा है तो जाओ ना कंसेप्ट वीडियो, ठीक है। जो मैट्रिक्स मेथड की प्लेलिस्ट है ना, मतलब जो हमारी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियो नंबर 11 है भैया, पार्ट 11, उसको देख लो। और ज़रूर देख लो अगर नहीं आता तो, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए। क्योंकि अगर देखो तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है तो अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे होगा। अगर उसने सिर्फ इनमें से एक पूछ लिया ना मेरे भाई, तो फंस जाओगे बेटा। एक पूछ लिया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीख लो मेथड। यहाँ पे मैं जुगाड़ बता देता हूँ आपको। देखो उसने हमसे तीनों पूछ लिए ना, तो तीनों तो हम बता ही देंगे। देखो कैसे भैया, हमको पता है कि तीनों का सम 45 है, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करा लो। देखो इसमें से किसका सम 45 दिख रहा है आपको? इनका सम 45 है। इनका सम है क्या 45? देखो ये 30 हो गया, 45 ये भी 45 है। अब ये तो सारे ही 45 है ना। चलो पहली इक्वेशन ने हमारा कोई मदद नहीं करी, दूसरी इक्वेशन से बात करते हैं। z जो है वो x+8 होना चाहिए, ठीक है। जो z है वो x+8 है, सही है। जो z है वो x+8 है, ये भी सही है। z x+8 नहीं है, चलो भैया सी तो गया। यहाँ पे भी जो z है वो x+8 नहीं है, डी भी गया। अब इन दोनों में से कोई सही है। तीसरी इक्वेशन बता देगी कौन सा सही है कि नहीं। तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है? x और z का सम डबल होना चाहिए y के, है ना। तो x और z का सम y के डबल है क्या? 12 और 20 कितना हो गया? 32। 32 कोई 13 का डबल थोड़ी होता है। इन दोनों का सम कितना है? 30, ये इसके डबल है। परफेक्ट आंसर हो गया डी। एक्स वाई जेड पता लग गए, सही है ना। टाइम बच गया। बाकी अगर इनको सॉल्व करना होता तो आपको पता लग ही जाएगा कितना टाइम लगता है। चलो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसका इन्वर्स आपको दे रखा है, ठीक है ना। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करोगे, ये इन्वर्स दे रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। अब आगे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो इस क्वेश्चन का इसके स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, जनरल नॉलेज है भैया। आपको पता होगा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज बराबर होता है, आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। ये भी बराबर होता है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये भी आपको बता रखा है। डी गलत है ना, ये तीनों तो हमें पता है सही है, डी गलत है। अगले क्या पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है इसमें से? कह रहा है ऑर्डर ऑफ माइनर इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। कह रहा है माइनर का ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए के ऑर्डर से कम। तो ये समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा है। जैसे आप माइनर निकालते हो कोई भी, देखो डिटर्मिनेंट ए जैसे 3/3 का है, 3/3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। जब आप कोई भी माइनर निकालते हो तो उसमें 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बनाते हो ना। जैसे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकाल रहे हो तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो कम होता है ना। इसका ऑर्डर 2x2 है, जबकि डिटर्मिनेंट ए का 3x3 था। बात तो सही है। आगे पूछ रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट बता रहा है, मतलब हमें चेक करना है सही है गलत है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू कोफैक्टर। होता है, माइनर और कोफैक्टर इक्वल होता है भाई। ये तो गलत कह रहा है, हो गया सही है, इसको मार्क करो। गलत ही तो पूछ रहा था ये, है ना। हमको पता है ना माइनर और कोफैक्टर अलग कब होते हैं, जहाँ पे रो और कॉलम का सम ऑड होता है, और जहाँ पे रो कॉलम का सम इवन होता है वहाँ पे तो माइनर कोफैक्टर इक्वल होते हैं। तो ये गलत कह रहा है, ठीक है ना। हो गई केस स्टडी भैया। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो भाई इस केस स्टडी में क्या कह रहा है ये, ईच ट्रायंगुलर फेस ऑफ पिरामिड ऑफ पीस इन कजाकिस्तान इज मेड अप ऑफ 25 स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ठीक है, कह रहा है देखो जैसे ये पिरामिड बना हुआ है तो इसमें कितने 25 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं टोटल। कितने? 25।
अब ये पूछ रहा है भाई, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ वन स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस 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 देन एरिया ऑफ सच ट्रायंगल इज। देखो आपको वर्टिसेस दे रखी है, एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है भाई, ठीक है ना। इससे एरिया निकल जाता है अपना। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 1 3√3 1 3 -√3 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, इजीली हो जाएगा। ये दोनों तो ज़ीरो ही है ना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आ गया, ये आ गया हाफ इंटू -3√3 -3√3 कितना हो गया भाई, ये हाफ इंटू -6√3, तो -3√3 आ गया। पर नेगेटिव तो नहीं लेंगे ना, एरिया तो पॉजिटिव कर देंगे, मॉड लगा लो बेशक, इस पर एक ही बात है। तो एरिया हो गया 3√3। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। तो आगे के पार्ट करने के लिए भाई ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ, है ना, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये सब हटा देते हैं। एरिया तो पता लग गया ना, इतना आ रहा है 3√3। अगले में पूछ रहा है एरिया ऑफ फेस ऑफ पिरामिड। देखो लिखा हुआ है, जो फेस ऑफ पिरामिड था वो 25 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। एक का एरिया आपने निकाल लिया है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 25 इंटू 3√3 75√3 हो गया भैया, पूरे फेस का एरिया, है ना, ख़त्म। आगे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल। देखो स्मॉलर इक्विलेटरल का एरिया आपके पास है, कितना है, 3√3। इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो ये कट गया, ए स्क्वायर आ गया 4 इंटू 3 12, ए कितना आ गया 2√3, ठीक है ना। ये साइड आ गई। अब हमें ऑल्टीट्यूड बतानी है। इक्विलेटरल की हाइट होती है भाइयों √3/2 इंटू साइड, याद कर लो भैया, छोटी छोटी बातें काम आएंगी। तो √3/2 इंटू साइड, साइड क्या है 2√3, 2 कट गया, 3 आ गई भाई हाइट, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हो गई 3 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इस पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है कि जो स्मॉलर इक्विलेटरल है, अगर उसकी 2 वर्टिसेस ये होती तो तीसरी वर्टेक्स किस लाइन पे लाई करती, है ना। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें। 2 पता है, तीसरी नहीं पता है ना, तो तीसरी को एक्स वाई लेट कर लो, तीसरी को एक्स वाई लेट कर लो। एरिया आपको पता ही है, कितना है एरिया, 3√3 निकाला था ना फर्स्ट पार्ट में। एरिया निकालने का फॉर्मूला भी पता है भैया, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है ना। तो ये हमको दे रखी हैं 2, तो 2 लिख लो आप, 2 4 1 2 6 1। तीसरी नहीं पता, उसको एक्स वाई लेट कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा, वही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और जब ये एरिया गिवन होता है तो यहाँ पे आपने 3√3 नहीं लेना मेरे भाई, +-3√3 लेना है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल जो फार्मूला होता है उसमें मॉड होता है एरिया के फार्मूले में, क्योंकि एरिया को हम पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो मॉड यहाँ हटेगा तो प्लस माइनस का साइन तो आएगा ही। तो इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, क्या आ गया देखो, इधर आ गया +-6√3, ठीक है ना। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, इजी हो जाएगा। तो 4 - 6 कितना हो गया, -2 इंटू एक्स, तो -2x। फिर y लूँगा तो 2 - 2 0, तो y तो ख़त्म ही हो गया। 1 लूँगा तो कितना हो जाएगा ये, 12 - 4 12 - 8 4 हो गया, ठीक है। आप चाहो जैसे मर्जी एक्सपेंड कर लो, यही आएगा जैसे भी आपको आता है। फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ से -2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देता हूँ, है ना। -2 कॉमन लूँगा तो ये x -2 हो गया, इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो ये -+3√3 आ जाएगा, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना तो 3√3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -+3√3 -2। तो x की 2 वैल्यूज़ दिख रही है ना अपने को, दोनों में से जो भी दे रखी है वो ले लो। और सॉरी ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो हमें दिख गया, एक आ गया x हो गया -3√3 + 2, एक हो गया 3√3 + 2। इन दोनों में से जो भी दे रखी है वो टिक कर दो भाई। 3√3 + 2 तो कहीं भी नहीं दे रखी यार, कमाल हो गई। आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन आंसर तो यही आ रहा है भाई। अब
कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रही भाई मेरे को कहीं भी। आपको कोई मिले तो भाई देख लेना, बाकी मेरे को तो लग रहा है सारे ही गलत हैं। या तो इस वाले ऑप्शन में साथ में एक इंटू में 3 लगा देता ना, तो मैं इसको मार्क कर देता, ये 2 + 3√3 हो जाता, ये वाला मैच हो जाता है ना। यही होगा भाई। अगला करते हैं। गलत ही लग रहे हैं 4 ऑप्शन मुझे तो। अगला करते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, जगह बनाते हैं अगला करने के लिए। अगले में क्या पूछ रहा है? ABC 3 पॉइंट्स हैं और ये गिवन है। तो ये जो 3 पॉइंट है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, या वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, या कोलिनियर हैं, या वर्टिसेस है आइसोसेलेस के। अब देखो ये सब बताने में तो टाइम बहुत ख़राब होगा। इक्विलेटरल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड, तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे कुल मिला के। डिस्टेंस निकाल के आपको पता लग जाएगा कि भैया डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। राइट एंगल के लिए भी आइसोसेलेस के, कोलिनियर के लिए आसान है। और ये कोलिनियर का ही क्वेश्चन होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो हमको पता है कि पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हमें पता ही है ये, है ना, x1 y1 1, वही जो यूज़ कर रहे हैं। तो हमको, मेरे को तो कोलिनियर लग रहे हैं, चेक कर लेता हूँ। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, 0 आ जाएगा तो पता लग जाएगा कोलिनियर है। निकाल लेता हूँ। A0 1 0 B1 0 0 1 0 0 1 1 1 1, सॉरी गलत लिख दिया ना। ये तीनों पॉइंट पुट कर दिया ना, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं एरिया क्या आ रहा है। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, है ना। करते हैं भाई सॉल्व। हाफ, इसको एक्सपेंड करूँगा, a(b-1) a × b-1, ये तो 0 हो गया, 1 लूँगा तो 0 - b, 0 - b, तो ये आ गया हाफ इंटू AB - a - b, ये आ गया है। अच्छा ये अपने को गिवन है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये गिवन है, इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं। AB LCM ऊपर हो गया b + a = 1, तो b + a जो है वो हो गया AB, है ना। तो मतलब AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b + a लिख दो। तो हाफ b + a - a - b, 0 आ गया, सही है ना, 0 आ गया, एरिया 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर है, हो गया। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो बच्चों, ये लास्ट केस स्टडी है आज की भाई, ख़त्म क्लास, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है 3 शॉपकीपर्स सलीम, विजय, वेंकट आर यूजिंग पॉलीथीन बैग, हैंडमेड बैग एंड न्यूज़पेपर एनवलप एज कैरी बैग्स, ठीक है। 3 तरीके के कैरी बैग्स यूज़ करते हैं वो लोग। इट इज़ फाउंड दैट शॉपकीपर सलीम, विजय, वेंकट आर यूजिंग इतने 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 पॉलीथीन बैग्स, हैंडमेड, न्यूज़पेपर एनवलप्स एट्सेट्रा। सलीम, विजय, वेंकट इतने इतने रुपए खर्च कर रहे हैं कैरी बैग्स पे। अच्छा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी इसमें हमको, है ना। इनकी कॉस्ट अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो पॉलीथीन बैग है और न्यूज़पेपर वाला बैग है और हैंडमेड बैग्स हैं, इनकी कॉस्ट अज्यूम करनी पड़ेगी। कर लेता हूँ। किस ऑर्डर में दे रखे, देखो उसी ऑर्डर में ले लो आप। पॉलीथीन, हैंडमेड और न्यूज़पेपर, है ना। पॉलीथीन बैग, हैंडमेड बैग, पॉलीथीन बैग, हैंडमेड बैग और न्यूज़पेपर बैग। पॉलीथीन बैग की कॉस्ट ले लेता हूँ ₹X, हैंडमेड की ₹Y और न्यूज़पेपर बैग की Z। एक एक बैग की कॉस्ट एज्यूम कर ली। पहले बंदे ने इतने इतने बैग्स परचेज़ किए, 20 पॉलीथीन बैग्स, तो कितने रुपए के हो गए वो, 20X प्लस 30 उसने लिए हैंडमेड, कॉस्ट होगी 30Y, प्लस 40 उसने लिए हैं ये वाले बैग न्यूज़पेपर, तो कॉस्ट होगी 40Z, सही है ना। और टोटल जो खर्चा किया है भाई साहब ने ₹250 किया है। ये बच गई बच्चों पहली इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी भी बना लोगे आप, है ना। ये देखो ये दे रखा है, इतने बैग्स लिए इतनी कॉस्ट है, तो बना लोगे, सिंपल ही तो है। क्या बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, लिख दें यहाँ पे, 30X 40Y 20Z = 270, ठीक है ना। ये हमारी हो गई भैया दूसरी इक्वेशन। तीसरी है ये रही, कितने रुपए खर्च किए हैं, 200, तो तीसरी इक्वेशन बन गई, यहाँ लिख दें 40X 20Y 30Z = 200। ये 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। 1
2 और ये 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, पहले भी कह चुका हूँ। हमारी प्लेलिस्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की, उसमें वीडियो 11 देख लो भैया, पार्ट 11 जो है, ठीक है ना, उसमें ये सॉल्व करना सिखाया है कैसे करते हैं। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप करोगे आपको पता लग जाएगा आपने ठीक करा है कि नहीं करा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वाई की वैल्यू 5 आ रही है और जेड की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। आप इन तीनों इक्वेशन को खुद सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ईजी है। आगे क्या पूछ रहा है, कीपिंग इन माइंड द सोशल कंडीशन विच शॉपकीपर इज़ बेटर। कौन सा शॉपकीपर बेटर है भाई, ये बताना है हमको। देखो, शॉपकीपर वो बेटर है जो हैंड मेक्स पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। जो ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, हैंडमेड बैग्स। देखो, हमें यहीं से पता लग जाएगा। ये सलीम ने इतने इतने बैग्स लिए थे, विजय ने इतने लिए थे ना, वेंकट ने इतने लिए थे। तो देखो, विजय को अगर आप देखोगे तो ये 40 बैग्स ले रहा है हैंडमेड। विजय सबसे ज़्यादा हैंडमेड बैग्स खरीद रहा है, तो विजय सबसे बढ़िया बंदा है। विजय हमारा फेवरेट बंदा है, ठीक है ना। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये देखो, यहाँ पे सोशल कंडीशन को ध्यान में रखना था कि लोगों को फ़ायदा हो। तो हैंडमेड ख़रीदने से फ़ायदा होगा ना लोगों को, है कि नहीं। जो लोग बना रहे हैं घरों पे बैठ के काम कर रहे हैं, अगर हम हैंडमेड ख़रीदेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जो हैंडमेड बैग अगर हम ख़रीदेंगे तो इंसानों का फ़ायदा होगा, जो लोग बना रहे हैं। सोशल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। तो ये वैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आने की उम्मीद कम है, फिर भी कर लेते हैं। अगला कह रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कौन सा शॉपकीपर बेटर है। इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है तो ऑब्वियस है पेपर बैग लो भैया, है कि नहीं। पॉलीथीन बैग लेने का तो मतलब ही नहीं है। क्या लो, पेपर बैग लो। यानी कि यूँ समझ लो कि सबसे कम पॉलीथीन बैग लो। तो सबसे कम पॉलीथीन बैग किस बंदे ने लिए, देख लो। सबसे कम पॉलीथीन बैग लिए हैं मेरे हिसाब से 20-40, इसी ने ही लिए। सबसे कम पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन वाला मैंने फर्स्ट लिया था, सॉरी, फर्स्ट वाला सबसे कम किसका है, पहले वाले बंदे का है ना, सलीम का। सलीम सबसे कम पॉलीथीन बैग खरीद रहा है, तो बंदा एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रख रहा है, ठीक है ना। हो गया। तो भाइयों, केस स्टडीज़ ख़त्म। लास्ट वीडियो थी टर्म 1 की। फिर से कहूँगा, ऑल द बेस्ट। आग लगा के आना पेपर में, बिना टेंशन के पेपर करना, सब बढ़िया होगा, ठीक है। जितने आते हैं उतने सही करके आने हैं, बस सारों पर फोकस नहीं करना, जो आते हैं वो सही करके आने हैं। बाकी आप समझदार हो ही, है ना। इधर उधर से कुछ ड्रामा करने का मन करे तो भाइयों मत करना। एटलीस्ट कम से कम पहले अपना पेपर पूरा खुद कर लेना जितना आता हो। कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ना किसी से पूछो ना किसी को बताओ। पहले अपना पेपर खुद कर लो जो आता है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन रोक सकता है, ठीक है भाइयों। ऑल द बेस्ट, चलो बाय, लव यू, टेक केयर।